टू माय चैनल ECH एजुकेशन। आज मैं आपको क्लास 4 EVS का चैप्टर 12 एयर अराउंड अस हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से रेडी हो जाओ मेरा एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। वी ऑल नीड एयर टू लिव। हम सभी को जिंदा रहने के लिए एयर की जरूरत होती है। एयर इज ऑल अराउंड अस। वी कैन फील एयर व्हेन वी रन, साइकिल और स्विंग। एयर हमारे चारों तरफ रहती है, हम इसे महसूस कर सकते हैं, और वो भी तब जब हम दौड़ते हैं, साइकिल चलाते हैं या फिर झूला छूटते हैं। दिस इज बिकॉज द एयर इज मूविंग अगेंस्ट आवर फेस। ये सब ऐसे इसलिए हो जाता है क्योंकि जो एयर है हमारे फेस के अपोजिट साइड में ब्लो होती रहती है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। और जो भी मूविंग एयर है मतलब बहती हुई हवा है, वो क्या कहलाती है? विंड कहलाती है। Wind help us in drying clothes, bring rainfall, help aeroplanes and helicopter to fly, help sailboats sail on water etc. देखो हवा क्या क्या कमाल करती है, बहुत मदद करती है। हवा करती है कपड़े सुखाने में मदद करती है, बारिश को लाने में मदद करती है, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर को फ्लाई करने में मदद करती है, और जो पानी में नाव या जहाज चलते हैं उनको भी उस पानी में तैरने में मदद करती है। इट मींस चलने में मदद करती है। When wind blows gently, it is called breeze. इसको आपको याद करना है कि ब्रिज किसे कहते हैं। ब्रिज का मतलब होता है जो हवा बिल्कुल जेंटली चलती है, उन्हें ब्रिज कहा जाता है। फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन कॉज अ स्टॉर्म। और स्टॉर्म किसे बोलते हैं? जो शालीनता से चल रही है दैट इज कॉल्ड ब्रिज, और जो स्ट्रॉन्ग चल रही है, तेज हवाएं चल रही है, वो हो जाता है तूफान, स्टॉर्म। अ स्टॉर्म कैन बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्लो अवे थिंग्स। और जो तूफान है वो भयंकर भी हो सकता है, चीजों को उड़ा के भी ले जा सकता है, और हल्का फुल्का भी हो सकता है। ओके, एयर ऑल्सो कैरी साउंड एंड स्मेल। और जो हवा रहती है वो लेके भी आती है क्या? साउंड, स्मेल, है ना। जब आवाज आता है, तूफान आता है तेज, तो आवाज नहीं आती सुन सुन उस टाइप से। और कुछ कुछ चीजें उड़ती हैं तो उनकी स्मेल्स भी है, कुछ गंदी चीजें भी आ जाती हैं साथ में, है ना। विदाउट एयर द वर्ल्ड अराउंड अस वुड odorless and silent. Odorless means उसका खुशबू, है ना। यदि एयर नहीं होगी तो उसकी ना तो कोई खुशबू होगी और ना ही आवाज होगी, मतलब चुप हो बिल्कुल। तो ऐसे में तो मजा भी नहीं आने वाला है, क्योंकि यदि एयर है ना तभी कोई भी चीज हमारे घर में बनती है, तो एयर की थ्रू ही स्मेल हमारे पास आ रही है। इसीलिए कहा जाता है कि वो साउंड स्मेल हमारे पास लेके आ रही है। ये नहीं कि तूफान वाली स्मेल, तूफान में कोई स्मेल नहीं आती है, लेकिन यदि घर में कोई खाना बन रहा है या फिर किसी पड़ोस के घर में खाना बन रहा है और बढ़िया सब्जी का तड़का लगा है, तो आप बोलते वाह यार इसके घर में तो आज मस्त सब्जी बनी है। तो एयर ही है जो इस चीज को हमारी नाक तक पहुंचा देती है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर की प्रॉपर्टीज के बारे में अब हम पढ़ते हैं। एयर कैन नॉट बी सीन बट इज ऑक्यूपाई स्पेस। आपको पता है एयर को हम देख नहीं सकते, लेकिन स्पेस को वो जरूर घेरती है। इट इज वेट एंड इट एक्सर्ट प्रेशर टू। इसमें वजन भी होता है और ये खींचने का प्रेशर भी रखती है। A few simple experiment can prove that। कुछ सिंपल से एक्सपेरिमेंट है जिससे हमको ये समझ में आ जाएगा। एक्सपेरिमेंट में बताएगा, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखा हुआ है, एक लड़की फुग्गा फुला रही है, मतलब बैलून को ब्लो कर रही है, और उसके बाद देखो बैलून की हालत क्या है। तो वो स्पेस का एक एक्सपेरिमेंट है। Let us blow air into a balloon. We will find that the balloon becomes bigger in size as we fill air in it. हम एक बैलून लेंगे, उसको फुलाएंगे, तो जितना हम उसमें हवा डालेंगे वो उतना ही फूलता जाता है। That the balloon became bigger size, है ना, और उसके बाद वो बड़ा हो जाता है। Let us now leave the mouth of balloon open and watch as air leaves the balloon. What happens? The size of the balloon decreases. This shows that air occupies space. अगर हम उसको फुलाना बंद कर दें तो उसका जो एयर रहता है वो बाहर निकल जाता है। उसके बाद देखिए वो कैसा स्पेस घेर रहा है, मतलब जितना एयर उसमें डाला उतना स्पेस वो ऑक्यूपाई हो गया। अब एक्सपेरिमेंट 2 से और क्या पता लगता है? लेट अस ब्लो इक्वल अमाउंट ऑफ एयर इनटू 2 बलून्स। चलो अब हम 2 बैलून लेते हैं, उनमें इक्वल अमाउंट में एयर को भर देते हैं। We can tie the balloon at either end of the stick and hold the stick at the center. हम दोनों बैलून को एक स्टिक के किनारे पर बांध देते हैं। Now let us release the air of one of the balloon by pricking a pin into
it want to be seen. The stick comes down towards the side of the balloon that still has air in it. This is because the inflated balloon contains air which has its own weight. अब इस सेकेंड एक्सपेरिमेंट से पता पड़ रहा है कि एयर में वजन होता है, वेट होता है। वो कैसे कि हमने दो इक्वल बैलून लिए, उसमें हवा को भरा और एक छड़ में बांध दिया और फिर एक बैलून को हमने पिन से क्या किया, उसके अंदर पिन को चुबाया और उसकी हवा को निकाल दिया। तो हमारी जो स्टिक है जिस बैलून में एयर भरी हुई है उस तरफ को झुक जाती है। उससे हमें साफ समझ में आता है कि हवा में वेट होता है। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, नाउ लेट अस टेक अ टम्बलर एंड फिल इट विद वाटर। टम्बलर मींस होता है ग्लास। अब हमें एक ग्लास लेना है और उसमें पानी को भरना है, लीविंग 1/4 ऑफ टम्बलर एम्प्टी, और थोड़ा सा उसमें से पानी, मतलब उस ग्लास को पूरा पैक नहीं भरना है, 1/4 हिस्सा छोड़ देना है खाली। Then the place a cardboard piece over the mouth of the tumbler and hold it in place. Now with a quick flip, we overturn the tumbler. To our surprise, we can see that the cardboard does not fall off. देखो, हमको पानी को भरना है, पानी को भरने के बाद उसके ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड को लगाना है और बहुत ही स्पीडली उसको हमें टर्न कर देना है। जब हम इसे उल्टा कर देंगे तो हम देखेंगे तो उसमें से पानी नहीं बहेगा। दिस इज बिकॉज द वाटर इनसाइड द टम्बलर एक्सर्ट प्रेशर। इससे हमें पता लगता है कि वो हवा का खिंचाव है, मतलब हवा की वजह से वो खींच रहा है, पुशिंग इट डाउनवर्ड, इसीलिए वो नीचे की तरफ खींचा है, क्योंकि the air outside the tumbler exert pressure to put it upward, क्योंकि बाहर की जो हवा है उसे अंदर धकेलने का प्रेशर दे रही है। ओके, what makes air dirty? अब हमारी जो हवा है वो गंदी कैसे होती है? We already know that air is essential for survival of living organisms. जैसे कि हम जानते हैं कि एयर हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, एसेंशियल है जीने के लिए। It is however important to breathe in clean air. Drinking dirty or contaminated air can cause harm. The process by which air is made dirty is called air pollution. There are many reasons behind air pollution. आपको पता है एयर पोल्यूशन बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं और उनके जो रीजन रहते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के रहते हैं। तो जिस प्रकार हमें जीने के लिए सांस चाहिए, हवा चाहिए, तो वो सब चीजें हमें कहाँ से मिलती है? एटमॉस्फेयर से मिलती है। तो एटमॉस्फेयर यदि गंदा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली एयर पोल्यूशन होगा और उसकी वजह से हम भी बीमार हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नेचुरल फैक्टर्स। वोल्केनिक एक्टिविटीज कॉज एयर पोल्यूशन। वोल्केनिक एक्टिविटी से भी एयर पोल्यूशन होता है, क्योंकि उससे भी इतनी सारी गैसेस रिलीज होती है जो एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो जाती है और जिसके कारण एयर पोल्यूशन फैल जाता है। टॉक्सिक गैसेस, कौन कौन सी गैसेस वहां से निकलती है? सल्फर एंड क्लोरीन, ओके, आर एमिटेड व्हेन अ वोल्केनिक इरप्ट। फिर क्या ये दो जो गैसेस है इनको आप याद कीजिए कि वोल्केनिक इरप्शंस जब रहता है वो एक्टिविटी होती है तो कौन सी दो गैसें निकलती है? सल्फर और क्लोरीन जैसी गैसें निकलती है, जिसके कारण हमारा एयर पोल्यूशन हो जाता है। ओके, और ये सारी चीजें पूरे एटमॉस्फेयर में तो नहीं फैलता, जिस एरिया में लोकल रीजन में हो रहा है ये इरप्शन वहां पर ये चीजें होती हैं। फॉरेस्ट फायर और वाइल्ड फायर्स एंड harmful gases and other substances into the airs। और आपको पता है जो जंगल है, जंगलों में भी कभी कभी आग लग जाती है तो उससे भी जो हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में फैलती है वो भी एयर पोल्यूशन क्रिएट करती है। द नेचुरल प्रोसेस ऑफ डिकेइंग एंड डिकम्पोज ऑफ ड्राइड leaves dead animal etc release poisonous gases like methane into the atmosphere। और यदि हम किसी चीज को डिकम्पोज कर रहे हैं या फिर सूखी पत्तियां सड़ रही हैं या फिर कोई एनिमल मरा हुआ पड़ा हुआ है, वहां से देखा है आप कभी कहीं ऐसे जाते हो कोई जानवर मरा हुआ पड़ा है तो कितनी गंदी बदबू आती है, तुरंत नाक को बंद करते हैं। तो इन सब चीजों से बहुत ही गंदी पॉइजन वाली गैस रिलीज होती है, जैसे कि मीथेन हो रही है एटमॉस्फेयर को खराब करने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट है आपका ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या ह्यूमन एक्टिविटीज है? ह्यूमन एक्टिविटीज का एयर पोल्यूशन टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। ह्यूमन एक्टिविटी भी ऐसी हो रही है जिससे हमारा एयर पोल्यूशन हो रहा है। ओके, फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स रिलीज स्मोक एंड हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द एयर। यदि आपके घर के आसपास किसी एरिया में फैक्ट्री है या फिर आप कहीं स्कूल जा रहे हैं या फिर कहीं ऑफिस जा रहे हैं, उस रास्ते में आपको फैक्ट्री दिखती तो बहुत बड़ी बड़ी चिमनियां दिखेगी। उन चिमनियों से जो धुएं निकलते हैं वो भी एटमॉस्फेयर को खराब कर रहे हैं, है ना। वैसे तो गवर्नमेंट कहती है कि ये जो फैक्ट्रीज हैं ये जितनी भी हैं इनके एरिया अलग होते हैं, ये एक हमारी जो अपार्टमेंट्स है या हमारी जो बिल्डिंग्स है इसके आसपास तो हो ही नहीं चाहिए।
The cars and vehicles that run on fuels like petrol. अब कार और व्हीकल्स ये तो किसी चीज से चलना नहीं है, पेट्रोल और डीजल से चलेंगे तो इससे भी बहुत ही हार्मफुल केमिकल गैसेस निकलती हैं जो हमारे एयर पोल्यूशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे देती हैं। अब तो हमारे ई व्हीकल्स आए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए हैं, तो वो इन सबको डिक्रीज करने के लिए ही इनोवेट किए गए हैं। डिमोलिशन एंड कंस्ट्रक्शन। डिमोलिशन का मतलब होता है तोड़ फोड़, और कंस्ट्रक्शन तो जानते ही हो आजकल काफी चल रहा है। ये दोनों एक्टिविटियां भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं हमारी एयर पोल्यूशन में। क्यों? क्योंकि जब हम डिमोलिशन करते हैं, हम तोड़फोड़ करते हैं या फिर कहीं पे कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी करते हैं, तो वहां से भी बहुत सारी धूल आती है। जो धूल के पार्टिकल्स होते हैं हमारी हवा में मिल जाते हैं और फिर एयर पोल्यूशन को बढ़ावा दे देते हैं। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक द स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड स्टबल बर्निंग। स्टबल मीन्स होता है जो ठूंठ बच जाता है ना, खेतों में जो फसल काटने के बाद जो छोटा छोटा डंडा सा बच जाता है, उसको आजकल के किसान जलाते हैं, है ना, इसको पराल बोलते हैं। तो ये जो और जो दवाइयां होती है इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, इनको स्प्रे करने से भी एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। स्टबल बर्निंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ पॉइजनिंग गैसेस। इन सबसे पॉइजन की गैसेस निकलती हैं, इसमें जहरीली गैसें निकलती है जिसके कारण स्मोक हवा में फैल जाता है। द गार्बेज डंप और लैंडफिल disposal activity lead to the release of harmful gases into the air due to constant and large scale decaying activity of microorganisms। और इस प्रकार की एक्टिविटीज को करने से, जैसे कचरे को हम कहीं पे डंप कर रहे हैं, कहीं पे किसी चीज को डिस्पोज कर रहे हैं, या फिर किसी गड्ढे को भरने के लिए हम उसी कचरे को भर रहे हैं, ये सारी चीजें जब इकट्ठी होती है ना और हार्मफुल गैसेस इनसे निकलती है तो वो हमारे एटमॉस्फेयर को खराब करना शुरू कर देती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें बढ़ने लगते हैं। Why is dirty air bad for us? तो खराब जो एयर है वो हमारे लिए क्यों गंदी है, क्यों खराब है, वो हमारे लिए चलो पढ़ते हैं। एयर पोल्यूशन कैन कॉज इरिटेशन इन द आईज एंड थ्रोट। अगर एयर पोल्यूशन होगा तो हमें आंखों में और हमारे गले में दोनों में इरिटेशन फील होगी। डर्टी एयर ऑल्सो डैमेज आर द लंग्स। और डर्टी एयर हमारे लंग्स को डैमेज करती है, स्पेशली ऑफ द पीपल हु वर्क और एक्सरसाइज आउटसाइड। जो लोग बाहर जाके एक्सरसाइज करते हैं, सीनियर्स हैं, बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सुबह सुबह एक्सरसाइज करने बाहर जाते हैं। लेकिन यदि आपका एरिया पॉल्यूटेड है ना, तो उस एरिया में यदि आप सोच रहे हैं कि अरे बाहर जाके एक्सरसाइज करते हैं, तो इससे आपके लंग्स खराब हो सकते हैं। आप घर में ही रह के कहीं, वो ज्यादा बेटर है। Polluted air is worse for people who have asthma। और polluted air की वजह से जिन लोगों को जैसे अस्थमा या कोई एलर्जी है ना, तो extra polluted only intensify their symptoms and can trigger asthma attack। तो ये एयर पोल्यूशन की वजह से उनको जो एक्स्ट्रा पॉल्यूटेंट्स से उनकी बॉडी में पहुंच जाते हैं और फिर उनको अस्थमा का अटैक आ जाता है। पॉल्यूटेड एयर मिक्स विद रेन वाटर, और पॉल्यूटेड एयर रेन वाटर में मिक्स हो जाती है। आपको पता है शहरों में तो आजकल हो ही रहा है क्योंकि गंदगी शहरों में ही ज्यादा है, तो इस कारण से वहां पर एसिड रेन भी बहुत होती है। ठीक है, प्रोटेक्टिंग अवरसेल्फ। अब हम इसे प्रोटेक्ट कैसे करें अपने आप को? व्हेन एवर वी सी इन द न्यूज़पेपर ऑफ hear the weather report that pollution level are high, it may be useful to limit the time we spend outside। अब जब हमें पता पड़ जाता है न्यूज़पेपर और टीवी के थ्रू हम सुन लेते हैं, न्यूज़ में सुन लेते हैं कि हमारे एरिया में एयर पोल्यूशन कुछ ज़्यादा हाई लेवल पे हो गया है, तो हमें बाहर कम वक्त बिताना चाहिए। वी शुड ऑल्सो कीप द विंडोज क्लोज टू अवॉइड द पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। और हमें अपनी खिड़कियों को भी थोड़ा बंद रखना चाहिए ताकि कोई भी जो पॉल्यूटेंट है, जो गंदगी है, वो हमारे घर में ना आ सके। वी शुड वियर मास्क कवरिंग आवर नोज एंड माउथ एरिया टू रिड्यूस द इनटेक ऑफ फाइन पार्टिकल्स व्हाइल ब्रीथिंग। और हमें अपने फेस को मास्क से भी कवर अप करना चाहिए ताकि जब हम सांस लेते जो गंदे पार्टिकल है वो हमारे अंदर न जाए। पीपल हु आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम अस्थमा और एनी अदर एलर्जी शुड कंप्लीटली अवॉइड गोइंग आउट on days announced of hazardous air। hazardous air का मतलब होता है बहुत ही खतरनाक हवा। यदि कोई किसी एलर्जी से, अस्थमा से पीड़ित है तो उसको तो बिल्कुल बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए। ओके, वी शुड ऑल्सो अवॉइड गेटिंग वेट इन द फर्स्ट शावर ड्यूरिंग मानसून। और यदि मानसून का पहला बारिश है तो आपको वहां भीगने से बचना चाहिए। द अर्ली रेन्स आर पॉसिबली एसिड रेन, क्योंकि शुरुआत की जो रेन रहती है वो हो सकता है एसिड रेन रही, क्योंकि एयर पोल्यूशन की वजह से सबसे पहले तो वही होती है। एज दे कैरी लॉट ऑफ पॉल्यूटेंट्स भी प्रेजेंट इन द एयर, जैसे कि हमारे एयर में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स रहते हैं, इस कारण से एसिड रेन हो जाती है।
वी ऑल्सो नीड टू मॉडिफाई आवर डाइट, और हमें अपनी डाइट को भी मॉडिफाई करना चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए, हार्मफुल इफेक्ट से बचने के लिए जो कि एयर पोल्यूशन की वजह से हो रहे हैं। फूड रिच इन विटामिन सी, लाइक हमें कौन कौन से फूड खाने चाहिए जिसमें विटामिन सी हो, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इंडियन गूसबेरीज हो गया, पार्सली एक प्रकार का धनिया टाइप का रहता है जिसकी चौड़ी और नुकीली पत्तियां रहती है, उसे बोलते हैं पार्सली। कैबेज खाना चाहिए और बाकी बहुत सारी चीजें हैं, आप सर्च करके देख सकते हैं किसमें विटामिन सी जाता है। हेल्प इन रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ टॉक्सिन, ये हमारी बॉडी के टॉक्सिन को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। इनटेक ऑफ जैगरी, और हाँ अगर आप गुड़ खाते हैं, जैगरी मीन्स गुड़ होता है, इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन फाइटिंग पोल्यूशन, ये पोल्यूशन से लड़ने में हमें बहुत अधिक मदद करती है। हाँ, अब आपका नेक्स्ट है व्हाट कैन वी डू टू कीप द एयर क्लीन, है ना, हम क्या कर सकते हैं एयर को क्लीन करने के लिए। क्लीन एयर इज नेसेसिटी, वो तो जरूरी ही है। व्हाइल वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन वी कैन ट्राई टू कीप द एयर क्लीन। अब क्या क्या हम कर सकते हैं उसको पढ़ते हैं। वी नीड टू प्लांट मोर ट्रीज एज ट्री एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर एंड रिलीज ऑक्सीजन। ओके, हमको सबसे ज्यादा तो प्लांटेशन करना चाहिए ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन को रिलीज करे, तो हमारा एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा। वी शुड अवॉइड बर्निंग ट्रैश ऑफ एग्रीकल्चर स्टबल, और हमें कचरे को जलाना रोकना चाहिए, है ना, अवॉइड करना चाहिए। और या फिर जो वो खेतों के जो छूट बचे हुए हैं स्टबल छोटे छोटे से, उनको जलाना बंद करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज टर्न ऑफ द कार इंजन, हमें कार इंजन को बंद करना चाहिए। कब बंद करना चाहिए? हमेशा नहीं। While we wait for someone to arrive at long traffic signal, जब हम ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े रहते हैं, कई लोग अपनी गाड़ियों को चालू रखते हैं जल्दी जाने के चक्कर में, तो उस टाइम आपको अपने कार को या स्कूटर या फिर आपकी जो भी व्हीकल्स है उसको ऑफ करके रखना चाहिए। फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल वी कैन ऑप्ट टू वॉक और साइकिल, यदि आपका कोई भी बहुत ही कम दूरी का एरिया है, आपको यहाँ पैदल भी जा सकते हो, तो ऐसे जगह पर आप प्लीज व्हीकल का यूज मत कीजिए, पैदल जाइए या साइकिल का यूज कीजिए। वी कैन ऑल्सो यूज बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल, जैसे कि मैंने बताया था कि अब तो भाई ई व्हीकल्स आ गए हैं, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स आ गए, उनका यूज कर सकते हैं। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड कारपूल्स आल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड एंड thus lessen the amount of harmful gases emitted into the air। और यदि आप रोज अपनी कार या अपने स्कूटर या अपनी बाइक से जा रहे हैं अपने ऑफिस, तो आप उसको थोड़ा कम कीजिए, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए, इस वजह से एयर पोल्यूशन को भी कम होने में हेल्प मिलेगी। डिओड्रेंट्स पे आजकल देखिए पसीने की बदबू की वजह से बहुत सारे बच्चे तक डिओड्रेंट स्प्रे लगाते हैं, तो उस सब चीजों को बंद कीजिए। डिओड्रेंट मत लगाइए आप, वो आपको क्या बोल रहे हैं, डिओड्रेंट लगाते हैं तो स्प्रे होता है ना, वो एटमॉस्फेयर में फैलता है और उससे बहुत ही पोल्यूशन फैलता है, तो उसकी जगह आप लगाइए परफ्यूम, जेल, लोशन, रोल ऑन, सबसे बेटर होता है डिओड्रेंट। ये सब चीजें यूज, स्प्रे करने वाली चीजों को बिल्कुल भी यूज मत कीजिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी को ही नहीं आपके पूरे आसपास की एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये सब इनके अलावा यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज इंस्टेड, इसके अलावा यूज कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स मेरा ये एक्सप्लेनेशन पार्ट ओवर होता है। आई होप आप इसको बड़े अच्छे से सुने होंगे, आपको पसंद भी आया होगा और आई थिंक समझ में भी आया होगा। तो हो जाइए तैयार मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए, और उसके क्वेश्चन के आंसर इन्हीं सब हिंदी ट्रांसलेशन पे बेस्ड है। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। टेक केयर, बाय।